Very good afternoon to all the participants of this webinar. And we are dealing with procedure of assessment. And in the chapter dealing with procedure of assessment, chapter 14, we are now covering section 148, starting with section 148 in this webinar. All the participants are requested to kindly keep their microphones off and their video also off for the sake of network connectivity. And if you have any question, you can raise your hand digitally and we'll give you a chance to ask your question. Otherwise, you can write your question in the chat box also. So beginning with section 148, सेक्शन 147 में हमने देखा कि ये प्रावधान किया हुआ है कि यदि असेसिंग ऑफिसर विश्वास करने के इस कारण असेसिंग ऑफिसर के पास होते हैं कि कोई इनकम असेसमेंट से एस्केप कर गई थी, तो वो उस इनकम को असेस कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कुछ सेक्शंस थे जिसमें कि कब ये मान लिया जाता है कि इनकम एस्केप कर गई है, उसको डीमिंग प्रोविजंस भी हमने देखे थे। 148 से लेकर 153 तक जो सेक्शंस हैं उसके द्वारा ये बताया जाता है कि जब इनकम एस्केप करने का रीज़न टू बिलीव आ जाता है असेसिंग ऑफिसर के पास, तो जब उसको असेसमेंट या रीअसेसमेंट करना है तो वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। तो 148 के तहत सबसे पहले उसको एक नोटिस देना होता है जिसको 148(1) में कहा गया है कि असेसमेंट या रीअसेसमेंट करने से पहले या रिकम्प्यूटेशन करने से पहले सेक्शन 147 के तहत असेसिंग ऑफिसर सर्व करेगा, द असेसिंग ऑफिसर शैल सर्व ऑन द असेसी, एक नोटिस सर्व करेगा रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश विद इन सच पीरियड, उसके लिए ज़रूरी करते हुए कि वो दिए गए पीरियड में एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जैसा कि नोटिस में स्पेसिफाइड होगा, वो दिए गए पीरियड में एक रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करे या किसी और पर्सन की इनकम फर्निश करे जिसके रिस्पेक्ट में वो असेसेबल है। प्रीवियस ईयर के दौरान जो प्रीवियस ईयर उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग है उसके लिए वो असेसेबल है। तो जिस प्रीवियस ईयर के लिए वो असेसेबल है और जो प्रीवियस ईयर उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग है उसके लिए वो एक नोटिस सर्व करेगा कि आप एक रिटर्न भरिए, और ये रिटर्न उसको प्रेस्क्राइब फॉर्म में भरनी होगी, इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब मैनर, और उसका वेरिफिकेशन प्रेस्क्राइब मैनर में किया गया होगा, एंड सेटिंग फोर्थ सच अदर पर्टिकुलर्स, और उसमें रखते हुए और भी दूसरे ऐसे पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जैसे कि प्रेस्क्राइब्ड होंगे। एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल सो फार एज मे बी अप्लाई, और इस एक्ट के प्रावधान जहां तक हो सकेगा अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली एज इफ सच रिटर्न वर ए रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर 139, जैसे वो रिटर्न ऐसी रिटर्न थी जिसको कि 139 में फाइल होना था, तो ये मान लिया जाएगा कि वो रिटर्न जैसे 139 में फाइल हुई है और सारे बाकी प्रावधान वैसे ही चलेंगे, यानी कि उसका अगर असेसमेंट करना है तो 142, 143, बाकी 139 रिटर्न पे जो भी कार्रवाई होती है किसी भी और धारा में, वो सारी धाराएं अप्लाई हो जाएंगी, ये मानते हुए जैसे कि वो रिटर्न जो फाइल की गई है 148 के नोटिस के रिस्पांस में, वो रिटर्न 139 के रिस्पांस में फाइल हुई हो। और उसके बाद जो पहला प्रोवाइजो है उसमें उन रिटर्न्स के लिए प्रावधान किया गया है जो
1 अक्टूबर 91 से लेके और 30 सितंबर 2005 के बीच में फाइल हुई थी। इस सेक्शन में जो नोटिस सर्व हुआ था उसके रिस्पांस में फाइल हुई थी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर 143(2) का नोटिस 12 महीने के बाद भी भेजा गया था तो वो भी एक वैलिड नोटिस होगा, वो वैलिड नोटिस मान लिया जाएगा अगर उस नोटिस को असेसमेंट कंप्लीट करने के टाइम से पहले भेज दिया गया रहा हो, अगर वो नोटिस सर्व कर दिया गया रहा हो असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले। और उसी तरह से जो नोटिस 143(2) में स्पेसिफाइड अगर वो भी नोटिस है तो उसके लिए भी वही कह दिया गया था कि अगर वो 153 के टाइम लिमिट के अंतर भी दे दिया गया, भले ही वो 12 महीने की जो टाइम लिमिट होती है उसके बाद दिया गया है या बाद सर्व किया गया है, तो भी वो एक वैलिड नोटिस है। उन नोटिस को वैलिडेट करने के लिए जो 12 महीने से बाद में सर्व किए गए, क्योंकि बाद में उसके फाइनेंस एक्ट में प्रावधान आ गया था। दो 2002 से उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आ रहा है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby declared that nothing contained in the first or the second proviso shall apply to any return which has been furnished on or after the first day of October 2005। 1 अक्टूबर के बाद जो रिटर्न फाइल होती है 148 के नोटिस के रिस्पांस में, उस पर ये दोनों प्रोवाइजो नहीं लगते हैं, इसीलिए हम उस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि 143(2) का नोटिस जो है अब समय से ही भरना ज़रूरी है, मतलब सर्व करना ज़रूरी है। और असेसिंग ऑफिसर के लिए कहा गया है इसमें 148(2) में कि असेसिंग ऑफिसर शैल बिफोर इशूइंग एनी नोटिस अंडर दिस सेक्शन रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। तो असेसिंग ऑफिसर ये नोटिस देने से पहले अपने रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजंस इज कंपल्सरी बिफोर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। अब आते हैं 149 में, जिसमें इस नोटिस के टाइम लिमिट की बात की जा रही है। और 149 में कहा जा रहा है कि नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शैल बी इशूड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर वो असेसमेंट ईयर है जिसके लिए असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि इनकम एस्केप कर गई असेसमेंट से। तो कोई भी नोटिस नहीं इशू किया जाएगा if 4 years have elapsed from the end of the relevant assessment year unless the case falls under B or C। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंत के बाद 4 साल के बाद ये नोटिस इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि वो केस बी या सी में फॉल ना करता हो। और यदि 4 साल इलैप्स कर गए हैं लेकिन 6 साल अभी इलैप्स नहीं करे हैं, if 4 years but not more than 6 years have elapsed from the end of the relevant assessment year, relevant assessment year के अंत से, unless the income chargeable to tax which has escaped assessment amounts to or is likely to amount to 1 lakh rupees or more। जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है जो एस्केप कर गई थी असेसमेंट से, अगर उसकी राशि 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की है तो वो नोटिस 6 साल तक भी भेजा जा 6 साल तक भी सर्व किया जा सकता है। और if 4 years but not more than 16 years, अगर 4 साल से ज़्यादा इलैप्स हो गए हैं लेकिन 16 ईयर्स से ज़्यादा इलैप्स नहीं हुए हैं रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंत से, unless the income in relation to any asset located outside India chargeable to tax has escaped assessment। तो जहाँ पे कोई ऐसा एसेट है, जहाँ पर कोई भी ऐसा एसेट है जो इंडिया से बाहर लोकेटेड है और वो एसेट चार्जेबल टू टैक्स था,
उससे जो इनकम आ रही है वो चार्जेबल टू टैक्स है, तो और वो इनकम अगर एस्केप कर गई है असेसमेंट से, तो उसका असेसमेंट 16 साल तक भी किया जा सकता है, बट नॉट मोर देन 16 ईयर्स। तो जहाँ तक कि ये इस तरह के एसेट की बात है जो इंडिया से बाहर लोकेटेड हैं, उनके लिए काफ़ी लंबा समय भी प्रिस्क्राइब्ड है, जिससे उनको टैक्स के दायरे में लाया जा सके। और एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि इन डिटर्मिनिंग द इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, the provisions of explanation 2 of section 147 shall apply as apply for the purposes of that section। ये तय करने में कि कितनी इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स थी वो एस्केप कर गई असेसमेंट से, इस सबसेक्शन के पर्पस से जानने के लिए, क्योंकि इस सेक्शन के पर्पस से हम क्यों जानना चाहते हैं, हम इसलिए जानना चाहते हैं, हमें तय करना है कि कितने साल के भीतर हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो बी और सी में कवर नहीं होता तो 4 साल के बाद आप 147 में असेसमेंट नहीं कर सकते। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की राशि है तो आप 6 साल तक कर सकते हैं, और यदि एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है और जिसका जो इनकम है वो चार्जेबल टू टैक्स है, तो उसका जो एस्केपमेंट का असेसमेंट 16 साल तक भी आप कर सकते हैं। और यहाँ जो कहा जा रहा है इन डिटर्मिनिंग द अमाउंट, इस अमाउंट को तय करने के लिए कि कितना अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स था जो एस्केप कर गया असेसमेंट से, तो सेक्शन 147 के एक्सप्लेनेशन 2 के भी प्रावधान अप्लाई करेंगे। यानी वहाँ जो एक्सप्लेनेशन 2 में हमने देखा था जो डीम्ड वो इनकम्स थी जो एस्केप कर गई असेसमेंट से, incomes which are deemed to be cases where income chargeable to tax has escaped assessment, जहां मान लिया जाता है ये वो केस है जहां पर इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप कर गई असेसमेंट से, तो उसको भी शामिल किया जाएगा उस राशि को तय करने के लिए कि क्या 1 लाख रुपए से ऊपर की राशि हो गई है कि नहीं हो गई। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाला गया है, और उसमें कहा गया कि 147 के एक्सप्लेनेशन 2 के अंतर्गत जो डीम्ड केसेस हैं, वो जो डीम्ड केसेस हैं वो भी शामिल हो जाएंगे ये तय करने में कि कितनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप कर गई थी असेसमेंट से। क्योंकि ये इस सबसेक्शन के पर्पस से जानना जरूरी है, जिससे कि तय हो सके कि उस असेसमेंट की जो टाइम लिमिट क्या है। अब आते हैं द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, ये 149(2) में है। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 एज टू द इशू ऑफ नोटिस शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 151। नोटिस इशू करने के बारे में जो भी प्रोविजंस हैं इस सबसेक्शन के, वो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 151 के अधीन होंगे। तो इसलिए 151 में जाके देखते हैं 151 में क्या कहा गया है। 151 में कहा जा रहा है कि नोटिस इशू करने के लिए सैंक्शन देना होगा। 151(1) ये कहता है कि नो नोटिस शैल बी इशूड अंडर सेक्शन 148 बाय एन एओ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ a period of 4 years from the end of the relevant assessment year, unless the PCCIT or the CCIT or the PCIT or the CIT is satisfied on the reasons recorded by the assessing officer that it is a fit case for the issue of such notice। यानी कि अगर 4 साल के बाद कोई नोटिस सर्व करना है 147 सेक्शन के तहत, या जो भी 148 के सेक्शन के तहत जो नोटिस कहा जाता है, तो यदि कोई 148 सेक्शन का नोटिस इशू करना है असेसिंग ऑफिसर को 4 साल की एक्सपायरी के बाद, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंत के बाद, 4 साल की एक्सपायरी के बाद अगर इशू करना है, तो उसका अप्रूवल उसको CIT, PCIT
एंड अबव में से जो ऑफिसर्स हैं उनमें से किसी से लेना होगा, और रीजंस जो हैं वो असेसिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगे कि वो एक फिट केस है नोटिस इशू करने के लिए। इस बात का अप्रूवल, इस बात का सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करना होगा सीआईटी या पीसीसीआईटी को कि they are satisfied, he is satisfied, he or she is satisfied that it is a fit case for the issue of such notice. तो जब भी सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड होता है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सेटिस्फैक्शन जब भी कोई रिकॉर्ड होता है उसके पहले रीज़न देने पड़ेंगे, उसके पहले तथ्य भी देने पड़ेंगे कि कौन से तथ्यों के मद्देनज़र और कौन से रीजंस के मद्देनज़र और किस तरह के लॉजिक को लगाने के बाद ये फिट केस माना जा रहा है सीआईटी या पीसीसीआईटी के द्वारा ऐसे नोटिस को इशू करने के लिए। केवल ये लिख देना कि इट इज़ अ फिट केस फॉर द इशू ऑफ सच नोटिस वो पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि रीजंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ कहते हैं कि रीजंस ऑन द रीजंस रिकॉर्डेड बाय द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर ने रीजंस तो रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन सेटिस्फैक्शन का जो रीजन है कि उन रीजंस, रिकॉर्डेड रीजंस पर जो क्यों सेटिस्फैक्शन हो गया सीआईटी या पीसीसीआईटी का, तो सीआईटी या पीसीसीआईटी को भी अपने रीजंस देना आवश्यक है। और हालांकि ये कार्रवाई वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पहले रीजन रिकॉर्ड करने के बाद ही करेंगे, यानी सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों वो समझते हैं कि ही हैज़ रीजन टू बिलीव। तो असेसिंग ऑफिसर किस बात का रीजन रिकॉर्ड करेंगे, वो ये रीजन रिकॉर्ड करेंगे दैट ही हैज़ रीजन टू बिलीव कि ये नोटिस भेजा जाना चाहिए कि इनकम जो है एस्केप कर गई असेसमेंट से। और रीजन रिकॉर्ड करते टाइम कि तथ्यों को और सबूतों को देना आवश्यक है। बिना तथ्यों या सबूतों के कारण लगाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से जो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर जब अपना सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वो सेटिस्फैक्शन उन रीजंस पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि जो असेसिंग ऑफिसर ने जो रीजन दिए हैं उन रीजन से मैं सेटिस्फाइड हूँ दिए गए फैक्ट्स और एविडेंसेस के ऊपर। लेकिन केवल इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि वो सेटिस्फाइड हैं। उनको क्यों वो सेटिस्फाइड हैं कि इनकम एस्केप कर गई असेसमेंट से, इस बात से वो सेटिस्फाइड क्यों हैं, उसके बारे में भी कुछ लिखना आवश्यक है। क्योंकि रीज़न जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कोई मानव जाति जो है या मानव लोग जो हैं वो रीजंस पर ही कार्य करते हैं, इसलिए रीज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ ये बात को बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज किया ही नहीं जा सकता। मतलब ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बिना तथ्यों और एविडेंसेस को दिए, बिना प्रॉपर रीजंस को बताए, बिना लॉजिक को एस्टैब्लिश करे कोई भी सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड अगर किया जाता है तो दैट विल नॉट सक्सीड इन द हायर कोर्ट्स ऑफ लॉ। उसके बाद इन ए केस अदर देन ए केस फॉलिंग अंडर सबसेक्शन 1, जो केस सबसेक्शन 1 में फॉल नहीं कर रहा है, यानी जो 4 साल के अंदर का केस है, 4 साल या उसके अंदर का केस, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, नो नोटिस शैल बी इशूड अंडर सेक्शन 148। कोई भी नोटिस सेक्शन 148 में इशू नहीं किया जाएगा बाय द AO हु इज बिलो द रैंक ऑफ JC, जो कि JC के रैंक से बिलो है अगर AO, तो उसके द्वारा नहीं इशू किया जाएगा जब तक कि JC सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, unless the JC is satisfied on the reasons recorded by such assessing officer that it is a fit case for the issue of such notice। तो ये सेटिस्फैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहा है, इट इज़ अ फिट केस फॉर इशू ऑफ सच नोटिस, दैट इज अ फाइनल कंक्लूजन एंड इट शुड emanate from the discussion on the facts and evidences and the reasons and the logic। उसके बाद 151(3) जो आता है वो ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 द PCCIT और द CCIT
or the PCIT or the CIT or the JCIT, as the case may be, being satisfied on the reasons recorded by the AO about fitness of a case for the issue of the notice under section 148, अगर ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये एक बार सेटिस्फाई हो जाती हैं असेसिंग ऑफिसर के रिकॉर्ड करने पर रीजंस को कि ये एक फिट केस है 148 का नोटिस इशू करने के लिए, तो वो भले ही सेटिस्फाइड हैं, नीड नॉट इशू सच नोटिस हिमसेल्फ, उनको ऐसा नोटिस खुद इशू करने का कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट इशू। तो ज़रूरत नहीं है का मतलब ये होता है कि अगर वो इशू भी कर देते हैं तो वो नोटिस इलीगल तो नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है का मतलब ये है कि कोई ये नहीं कह सकता कि वो सेटिस्फाइड थे तो उनको नोटिस देना चाहिए था, कि जो सेटिस्फाइड है वो नोटिस दे, ये नहीं कहा जा सकता। ये बात यहां से निकल के आ रही है। तो ये हो गया सेक्शन 151 जिसमें अप्रूवल की बात की जा रही है, और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 149। और सेक्शन 149 में ये कहा गया था कि ये जो नोटिस इशू होगा ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 151 होगा। कहने का मतलब ये है कि वो प्रॉपर अप्रूवल के बाद ही इशू होगा। If the person on whom a notice under section 148 is to be served is a person treated as the agent of a non-resident under section 163, and the assessment, reassessment or the recomputation to be made in pursuance of the notice is to be made on him as the agent of such non-resident, the notice shall not be issued after the expiry of a period of 6 years from the end of the relevant assessment year. यहाँ भी एक टाइम लिमिट की बात ये कही गई है कि अगर ये 148 का जो नोटिस है वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर इशू होना है जो कि एक नॉन रेजिडेंट का एजेंट है, जो ऐसा पर्सन है जिसको नॉन रेजिडेंट का एजेंट माना जा रहा है अंडर सेक्शन 163, और जो असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन है वो उसी नोटिस के परसुएंस में किया जाना है एज द एजेंट ऑफ सच नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के एजेंट के रूप में उसका असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन होना है। तो जो नोटिस इशू किया जाएगा वो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 6 साल के बाद इशू नहीं किया जा सकता। यानी अगर हमको किसी एजेंट पर असेसमेंट करना है नॉन रेजिडेंट के ब्याह पे, तो वो 6 साल के अंदर ख़त्म कर लेना है, 6 साल के बाद वो नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। और एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ हियरबाय क्लैरिफाइड, ये बात क्लियर की जा रही है दैट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 3 as amended by the Finance Act 2012 shall also be applicable for any assessment year beginning on or before the first day of April 2012। रिमूवल ऑफ डाउट्स लिख के जब कुछ क्लियर किया जाता है तो इसको एक क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन कहते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें कहा जा रहा है कि हम डाउट रिमूव कर रहे हैं, और डाउट रिमूव करते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो प्रावधान है 1 और 3 के, मतलब जहाँ पे टाइम लिमिट्स लिखी हुई हैं, इस टाइम लिमिट के बियॉन्ड ये नोटिस सर्व नहीं किया जा सकता। तो ये टाइम लिमिट के जो प्रावधान है जिनको 2012 के फाइनेंस एक्ट से अमेंड किया गया है, ये एप्लीकेबल होंगे किसी ऐसे असेसमेंट ईयर के लिए भी जो 1 अप्रैल 2012 या उसके पहले का असेसमेंट ईयर हो। मतलब 2012 के बाद तो एप्लीकेबल है ही है, ये 1 अप्रैल 2012 के बाद तो एप्लीकेबल है ही है जब से आया है प्रावधान। लेकिन इसमें रिमूवल ऑफ डाउट्स के लिए कहा जा रहा है कि ये 2012 1 अप्रैल के पहले भी एप्लीकेबल होंगे, और इसको करते हुए लिख दिया गया कि हम डाउट्स रिमूव कर रहे हैं। तो जब भी रिमूवल ऑफ डाउट्स वर्ड यूज किया जाता है यानी कि कोई संदेह था, संदेह को क्लियर किया जा रहा है, तो जब संदेह को क्लियर किया जाता है तो वो एक क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन होता है और उसका नेचर रेट्रोस्पेक्टिव होता है।
और क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन का जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, तो इसलिए वो पुराने सालों पर भी लागू होता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा डाउट इस बात का आता है कि हम कौन सा डाउट रिमूव कर रहे हैं, कि क्या इसके पहले के प्रावधान में कोई डाउट था, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, और अगर डाउट था तो प्रावधान को मॉडिफाई क्यों किया गया है, अमेंड क्यों किया गया है। अगर अमेंडमेंट ऐसा आया है जो कि पुराने प्रावधानों से अलग है, तो क्या वो रिमूवल ऑफ डाउट्स के अंतर्गत आता है। ये सारी बातों को सोच विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इसको हमने कोशिश ऐसा ये क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन की तरह रख दें, जबकि इसमें कोई क्लैरिफिकेशन की बात नहीं है, अनलेस प्रावधान वही रहे हों 2012 से पहले और 2012 अप्रैल 1 के बाद, वो चीज देखनी पड़ेगी। अब आते हैं 150 पर। Section 150 is a provision for cases where assessment is in pursuance of an order or an order on appeal, etc. Notwithstanding anything contained in Section 149, Section 149 में कुछ भी लिखा हो उसको नजरअंदाज करते हुए the notice under Section 148 may be issued at any time for the purpose of making an assessment or reassessment or the recomputation in consequence of or to give effect to any finding or direction contained in an order passed by any authority in any proceeding under this Act by way of appeal, reference or revision, or by a court in any proceeding under any other law. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब हम कहते हैं कि 149 में लिमिट्स हमने प्रिस्क्राइब कर दिए हैं कि जो नोटिस है 148 का इस तारीख तक इशू हो सकता है या इस समय तक इशू हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि यदि जो असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकॉम्पुटेशन किया जाना है वो किसी ऑर्डर के डायरेक्शन में किया जाना है, किसी अथॉरिटी के ऑर्डर के डायरेक्शन के तहत किया जाना है, उसको इफेक्ट देने के लिए किया जाना है, उसके परिणामतः किया जाना है, जो भी फाइंडिंग या डायरेक्शन मौजूद है एक ऑर्डर में जो कि किसी ऐसे अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया है जो अपील, रेफरेंस या रिवीजन में उस बात को सुन रहा था, यानी वो जो ऑर्डर पास किया गया है वो अपील, रेफरेंस या रिवीजन के तहत पास किया गया है। तो इसमें दो तीन शब्द हैं जो क्लैरिफाई करने हैं। पहले तो रिकम्पुटेशन शब्द जहां इस्तेमाल होता है उसका मतलब है कि जैसे कई बार हमने डीमिंग प्रोविजन में डाला हुआ है कि कोई, या वैसे भी जो 147 का प्रावधान है उसमें हमने लिखा हुआ है कि कभी अगर असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होता है कि कोई डेप्रिसिएशन जो है ज़्यादा अलाउ हो गया है या ज़्यादा क्लेम कर लिया गया है और लॉस या तो ज़्यादा क्लेम कर लिया गया, उसको रिड्यूस करना ज़रूरी है, और इस तरह का रीज़न टू बिलीव होता है, तो वहाँ पे जब हम किसी अलाउंस को कम करेंगे तो इनकम अपने आप ही रिकम्प्यूट होगी। तो इसलिए वो रिकम्प्यूटेशन शब्द उस अलाउंस के संदर्भ में है या कैरी फॉरवर्ड लॉस के संदर्भ में है। और जो असेसमेंट शब्द है वो इसमें जब कभी असेसमेंट हुआ ही नहीं है और पहली बार उसका असेसमेंट हो रहा है, जो असेसमेंट का टाइम नॉर्मल टाइम निकलने के बाद हो रहा है, तो उस केस में उसको हम असेसमेंट ही कहेंगे क्योंकि पहले असेसमेंट हुआ नहीं था। सबसे पहला असेसमेंट अगर 147 के तहत ही हो रहा है तो वो एक असेसमेंट है, वो एक रीअसेसमेंट नहीं है। रीअसेसमेंट तब होता है जब 143(3) में असेसमेंट हो चुका है और फिर उसके बाद 147 में जब भी असेसमेंट होता है, चाहे एक बार हो, चाहे दो बार हो या कई बार हो, तो उसको रीअसेसमेंट कहा जाएगा। ये तो हुई असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन की बात। अब हम समझ लेते हैं कि अपील, रेफरेंस और रिवीजन का क्या मतलब है। अपील तो होती है जैसे असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ अपील होती है, और अपील सीआईटी अपील्स, आईटीएटी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है। कई बार रेफरेंस फाइल करने का परमिशन आईटीएटी दे भी देता है, कई बार डायरेक्ट भी चले जाते हैं एसएससी, उसको एसएलपी वगैरह कहा जाता है, स्पेशल लीव पिटीशन। और रिवीजन जो है वो 263 या 264 सेक्शन के तहत रिवीजन होता है जो सीआईटी करते हैं या कमिश्नर करते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्शन में क्या कहा जा रहा है, जब भी कोई अपील, रेफरेंस या रिवीजन का ऑर्डर आता है
या किसी भी कोर्ट का ऑर्डर आता है जो कि किसी और लॉ की कोई प्रोसीडिंग में पास किया गया रहा हो, तो उस ऑर्डर को क्रियान्वित करने के लिए, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको इफेक्ट देने के लिए, या उसको उसके कॉन्सिक्वेंस में जो असेसमेंट या रीअसेसमेंट या रीकॉम्पुटेशन होगा, वो उसके लिए 148 का नोटिस अगर देना होगा, क्योंकि अगर 148 का नोटिस देना होगा तो वहाँ पे जो नोटिस है 148 का, क्योंकि अगर इनकम एस्केप कर गई है और हायर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उन्होंने कहा कि इनकम एस्केप कर गई है और इसको आप टैक्स करिए, तो उस केस में 148 का नोटिस देना होगा। लेकिन ये जो 148 का नोटिस जो कोर्ट के डायरेक्शन के तहत आता है, इसमें कोई टाइम लिमिट यहाँ पर प्रेस्क्राइब नहीं है, ये कभी भी ये एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो एक्शन है ये उस फाइंडिंग या डायरेक्शन जो उस ऑर्डर में दिया हुआ था उसको इफेक्ट देने के लिए या उसके कॉन्सिक्वेंस में किया जा रहा है। तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो कोर्ट ये ऑर्डर करे वो अपने हिसाब से कोई टाइम लिमिट सेट कर दे कि इतने टाइम में आप इसको करिए, और जहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है वहाँ पर जो हायर कोर्ट है या दूसरा कोर्ट है जो ऑर्डर कर रहा है वो टाइम लिमिट दे भी सकता है, देना भी चाहिए। उसके बाद 150(2) आता है। 150(2) में क्या कहा जा रहा है? The provisions of subsection 1 shall not apply in any case where such reassessment, assessment or recomputation as is referred to in that subsection relates to an assessment year in respect of which an assessment, reassessment or recomputation could not have been made at the time the order which was the subject matter of the appeal, reference or revision as the case may be was made by reason of any other provision limiting the time within which any action for assessment, reassessment or recomputation may be taken. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सबसेक्शन 1 के प्रावधान नहीं अप्लाई करेंगे, मतलब जहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं बताई जा रही है कि मे बी इशूड एट एनी टाइम, तो ये जो एनी टाइम वाली बात है ये अप्लाई नहीं करेगी। कहाँ अप्लाई नहीं करेगी? किसी भी ऐसे केस में जहाँ जो असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन है, जिसको कि ऊपर रेफर किया गया है 151 में, यहाँ पे वो एक ऐसे असेसमेंट ईयर से रिलेट कर रहा है जिसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एक असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन could not have been made at the time the order which was the subject matter of the appeal, reference or revision as the case may be was made by reason of any other provision limiting the time within which any action for assessment, reassessment or recomputation may be taken. तो ये जो ऑर्डर था, जो अपील, रेफरेंस और रिवीजन में जो मैटर, जिस ऑर्डर, जो ऑर्डर के बेसिस पे अपील फाइल की गई या जिस ऑर्डर के आधार पे रेफरेंस फाइल किया गया, रिवीजन की प्रोसीडिंग शुरू की गई, तो जब अपील, रेफरेंस या रिवीजन की प्रोसीडिंग शुरू हो गई तो हमने देखा है कि जिस मैटर पे अपील, रेफरेंस या रिवीजन हो रहा होता है उस मैटर पे 147 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ये जो असेसमेंट, ये जो रीअसेसमेंट था, ये नहीं किया जा सकता था उस समय, एट द टाइम जब वो जो ऑर्डर था जो कि सब्जेक्ट मैटर था अपील, रेफरेंस या रिवीजन का, बाद में उस पर अपील, रेफरेंस या रिवीजन हो गया था, लेकिन जिस वक्त वो ऑर्डर पास किया गया, ठीक है, तो उस वक्त उसका असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिकॉम्पिटिशन इसलिए नहीं हो सकता था when the order was made by reason of any other provision, क्योंकि कोई और प्रावधान था जो टाइम को लिमिट कर रहा था within which any action for assessment, reassessment or recomputation may be taken। यानी उस टाइम, मान लीजिए कि कोई टाइम लिमिट थी कि जिस टाइम लिमिट की वजह से वो रीअसेसमेंट उस वक्त नहीं हो सकता था जब वो ऑर्डर पास किया गया, when that order was made, जिस पर कि बाद में अपील, रेफरेंस या रिवीजन हुआ, उस ऑर्डर का 147 नहीं हो सकता था। तो अगर
तब नहीं हो सकता था रीअसेसमेंट, तो अब भी क्यों होगा? इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो सबसेक्शन 1 के प्रोविजन है ये वहाँ पर लागू नहीं होंगे, जहाँ पे वो जो ऑर्डर था जिसपे कि अपील रेफरेंस रिवीजन फाइल हो गया था, जब वो ऑर्डर किया गया तो उस वक्त उस ऑर्डर पर वो जो उसका असेसमेंट रीअसेसमेंट या रिकॉम्पिटिशन जो था वो नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि कोई और प्रावधान था जो कि उस टाइम को लिमिट कर रहा था, जिसके तहत वो असेसमेंट रीअसेसमेंट या रिकॉम्पिटिशन हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करते हुए यानी पुरानी जहाँ पे पुराने टाइम लिमिट्स थे और इस वजह से वो कुछ नहीं हो सकता था, ये ना हो कि अब वो कर दिया जाए जब पहले नहीं हो सकता था। तो ये हो गया 150। 151 हमने देख ही लिया है, सैंक्शन लेना होता है किसका। और उसके बाद अदर प्रोविजंस 152। 152 में क्या कहा जा रहा है? इन एन असेसमेंट रीअसेसमेंट और रिकॉम्पिटिशन व्हिच वाज मेड अंडर सेक्शन 147, the tax shall be chargeable at the rate or rates at which it would have been charged had the income not escaped assessment. अगर वो इनकम एस्केप नहीं करती असेसमेंट से, तो वो जिस रेट पे उस पर टैक्स लगता, उसी रेट पे रीअसेसमेंट के बाद भी टैक्स लगेगा, यानी जो उस पर्टिकुलर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का जो टैक्स था उतना ही लगेगा। 152(2) में क्या कहा जा रहा है कि वेयर एन असेसमेंट इज रीओपन्ड, जहां पर भी एक असेसमेंट को रीओपन किया जाता है अंडर सेक्शन 147, the assessee may, if he has not impugned any part of the original assessment order for that year, either under section 246 to 248 or under section 264, claim that the proceeding under section 147 shall be dropped on his showing that he had been assessed on an amount or to a sum not lower than what he would be rightly liable, or even if the income alleged to have escaped assessment had been taken into account or the assessment or computation had been properly made. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी किसी असेसमेंट को ये रीओपन शब्द यहाँ पे पहली बार आप देख रहे हैं, तो देयरफॉर रीओपन शब्द ऐसा है जो कि एक्ट में है एंड इट कैन बी ऑलवेज यूज्ड। तो हम कहते हैं कि जब भी असेसमेंट को 147 सेक्शन में रीओपन किया जाता है, तो अगर एसएससी ने नहीं इम्प्यून किया कि मतलब कि उसको उसके खिलाफ अपील में नहीं गया, किसी भी ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर के पार्ट पे उस साल के लिए वो नहीं गया अपील में, ना तो सेक्शन 246 से 248 के बीच में गया, ना फिर सेक्शन 264 के अंतर्गत जो अपील में गया, यानी वो अपील में अगर नहीं गया है तो वो ये क्लेम कर सकता है। क्या क्लेम कर सकता है? कि जो प्रोसीडिंग 147 की हैं ये ड्रॉप कर दी जाए, अगर वो ये दिखा सके ऑन हिज शोइंग that he had been assessed on an amount or to a sum not lower than what he would be rightly liable for, कि उसका असेसमेंट ऐसे राशि पे हुआ था जो उस राशि से कम नहीं थी जिसके लिए कि वो लायबल था टैक्स के लिए। और इवन इफ द इनकम लायबल फॉर, इवन इफ द इनकम, भले ही वो जो इनकम के बारे में जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो एस्केप कर गया असेसमेंट से, अगर उसको अकाउंट में लिया भी जाए या अगर असेसमेंट या कंप्यूटेशन ठीक से भी किया जाए, प्रॉपरली भी किया जाए, तो भी अगर एसएससी ये दिखा सकता है कि उसका जो असेसमेंट हुआ था वो उस राशि से कम पे नहीं हुआ जिसके लिए वो राइटली लायबल हो सकता था, तो अगर एसएससी ये दिखा सकता है कि जो कहा जा रहा है इनकम एस्केप हो गई है, अगर इनकम एस्केप भी मान लिया जाए, इनकम एस्केप भी हो गई है, तो भी अगर एसएससी दिखा सकता है कि उसका असेसमेंट ऐसी राशि पे हुआ है जो कि उससे कम नहीं है, जो कि एस्केप की हुई राशि को मिला के बनती है, यानी एस्केप की हुई राशि को अकाउंट में लेके जो राशि बनती है, अगर उससे कम इनकम पे उसका असेसमेंट नहीं हुआ, अगर वो दिखा सकता है, तब वो ये क्लेम कर सकता है
ये 147 की कार्रवाई को ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन ये बेनिफिट जो है ड्रॉप करने का जो रिक्वेस्ट है, ये तभी कर सकता है जब वो अपील में ना गया हो। क्या पता वो अपील में गया हो, सब छुड़वा लाया, तो यहाँ पे 147 की जो कार्रवाई है वो किसी वजह से बाद में फिर चलाई जा सकती है। लेकिन अगर उसने ये क्लेम, अगर उसको हम ये क्लेम अलाउ कर रहे हैं कि उसका असेसमेंट, उस एस्केप इनकम का असेसमेंट भी उसका हो चुका है, तो तब वो क्लेम जो है तभी वो कर सकता है जब वो अपील में ना गया हो। तो यदि कोई असेसी अगर अपील में नहीं गया तो वो ये क्लेम फिर अपना लागू, अगर ये क्लेम करे कि इस इनकम को अगर मान लिया जाए कि एस्केप हो गई है, तो अगर उसको ध्यान में भी रखा जाए तो भी मेरा असेसमेंट जो है वो हायर राशि पे हो गया या उसके बराबर राशि पे हो चुका है, और मेरा सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया जाए, तो ये उसके बाद राइट रहेगा इसको ऐसा क्लेम करने का। और provided that in so doing he shall not be entitled to reopen matters included by an order under section 154, 155, 260, 262, 263। और ऐसा क्लेम करते वक्त एसएससी को ये राइट नहीं होगा कि वो जो मैटर रेक्टिफिकेशन के तहत या जो ये सेक्शंस लिखे हैं 262, 262, 263, तो इनके तहत जो मैटर्स कंक्लूड हो चुके हैं उसको रीओपन करने का उसको अधिकार नहीं है। यानी वो जो मैटर्स हैं जो जो ऑलरेडी रेक्टिफाई हो गए हैं, कंक्लूड हो चुके, 263 में डिसाइड हो गए हैं, तो उनको वो रीओपन नहीं कर सकता कि वो ये कहे कि हमको वो मैटर्स रीओपन कर दिए जाएं। वो उन मैटर्स की रीओपनिंग की मांग वो नहीं कर सकता। यानी वो ये नहीं कह सकता कि एक रेक्टिफाई कर, इस चीज़ को रेक्टिफाई कर दीजिए, तो एक रेक्टिफिकेशन करने के बाद मैं लायबल नहीं हूँगा। तो उसको 147 की प्रोसीडिंग झेलनी पड़ेगी। एक बार 147 की प्रोसीडिंग चल रही है तो वो अगर अपील में नहीं गया तो वो केवल ये बात क्लेम कर सकता है कि उसका असेसमेंट उस एस्केप राशि को मिला के भी अगर देखा जाए तो भी उस पर असेसमेंट उसका ज़्यादा राशि पे हो चुका है, ये क्लेम उसको अलाउड है। तो इस सेक्शन के तहत आप सोच रहे हैं कि क्या क्लेम अलाउ कर रहे हैं किसी एसएससी को, तो हम ये अलाउ कर रहे हैं उसको कि वो अपनी प्रोसीडिंग ड्रॉप करा ले अगर वो बेकार की प्रोसीडिंग। तो असेसमेंट प्रोसीडिंग ड्रॉप कराने के लिए एक स्पेसिफिक क्लॉज है यहाँ पे, जो स्पेसिफिक सबसेक्शन है, और इससे माना जा सकता है कि जो प्रोसीडिंग है वो ऐसे किसी और केस में किसी इसके अलावा किसी और वजह से ड्रॉप नहीं हो सकती। अगर प्रोसीडिंग ड्रॉप होनी है इट हैज़ टू बी अंडर 152(2). और यहाँ पे अगर देखना है कि ये रेक्टिफिकेशन के हैं, कॉन्सिक्वेंशियल रेक्टिफिकेशन 155, 260 में आप देख सकते हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो है उसमें। तो नाउ वी कम टू, ये थे हमारे अदर प्रोविजंस, और अदर प्रोविजंस के बाद हम आते हैं 153। दिस इज द टाइम लिमिट फॉर completion of assessment, reassessment and recomputation. No order of assessment shall be made under 143 or 144 at any time after the expiry of 21 months from the end of the assessment year in which the income was first assessable. जब पहले असेसेबल थी इनकम, उसके असेसमेंट ईयर के अंत के 21 महीने के अंदर करना था, जिसको कि 2018-19 असेसमेंट ईयर के बाद 21 मंथ्स को घटा के कर दिया गया। और उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर कि इसको फिर 1 अप्रैल 2019 के बियॉन्ड इसको घटा के 12 मंथ्स कर दिया गया। तो अब जो समय है ये समय हो गया है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, जिसमें कि इनकम सबसे पहले असेसेबल थी। और नंबर 2 में लिखा है
No order of assessment, reassessment, or recomputation shall be made under Section 147 after the expiry of 9 months from the end of the financial year in which a notice under Section 148 was served, provided that where the notice under Section 148 is served on or after the first day of April 2019, अगर 148 का नोटिस 1 अप्रैल 2019 के बाद सर्व हुआ है तो इस सेक्शन के प्रावधान ऐसे चलेंगे जैसे कि 9 मंथ्स किए गए 12 मंथ्स का टाइम सब्स्टिट्यूट कर दिया गया रहा हो। तो 19 के बाद 12 मंथ्स का टाइम है फॉर ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिकम्पुटेशन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो जो नोटिस है वो इशू किया गया है, वो सर्व किया गया है। जहाँ पे सर्व वर्ड यूज किया जा रहा है वहाँ पे सर्विस इज इम्पोर्टेंट। और 153 में क्या कहा जा रहा है कि 1 और 2 में कुछ भी कहा गया, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2, जो ऑर्डर ऑफ फ्रेश असेसमेंट है इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 254 और सेक्शन 263 और 264, जो भी ऑर्डर है फ्रेश असेसमेंट का जो कि 52, 54, 263 या 264 के परसुएंस में किया जाता है, जिसके द्वारा सेट असाइड या कैंसिल कर दिया गया था किसी असेसमेंट को, setting aside or cancelling an assessment may be made, fresh assessment may be made at any time before the expiry of 9 months from the end of the financial year in which the order under section 254 received किया जाता है by the PCIT or the CIT or the PCIT or the CIT, or as the case may be, अगर ऑर्डर पास किया गया था, ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 or 264 is passed by the PCIT or the CIT, मतलब अगर वो 254 का मैटर है तो वो रिसीविंग डेट से 9 महीने, और अगर 263, 264 का मैटर है तो कमिश्नर ने जब पास किया उस पास करने की तारीख से 9 महीने में ये कंप्लीट करना है। प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 254 इज रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर, इसको की अपील ऑर्डर बोल देंगे, or the chief commissioner or the principal commissioner or as the case may be, the order under section 263 or 264 is passed by the PCIT or the CIT on or after first day of April 2019। अगर ये जो ऑर्डर्स हैं ये रिसीव हुए हैं या पास किए गए हैं 19 के बाद, यानी 1 अप्रैल 19 के बाद, तो 9 महीने की जगह पर फिर से 12 महीने को कर दिया गया है। और इसके बाद 153(4) कहता है कि notwithstanding anything contained in section 1, 2 and 3, जहाँ पर एक रेफरेंस किया गया था अंडर 92 CA 1 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर द असेसमेंट और रीअसेसमेंट, असेसमेंट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के दौरान जहाँ पर 92 CA 1 के तहत रेफरेंस किया गया था, जो TPO को रेफरेंस किया था 92 CA 1, जो ट्रांसफर पासिंग ऑफिसर को यहाँ पे रेफरेंस किया जाता है, तो जहाँ पर ये रेफरेंस किया गया है इज मेड इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग, जब प्रोसीडिंग चल रही है असेसमेंट या रीअसेसमेंट की, और उसके दौरान अगर वो रेफरेंस TPO को किया गया है तो जो पीरियड अवेलेबल होगा असेसमेंट या रीअसेसमेंट कंप्लीट करने का वो 12 महीने से और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, शैल बी एक्सटेंडेड बाय 12 मंथ्स, क्योंकि TPO की रिपोर्ट के लिए उसको 12 महीने का टाइम वहाँ दिया जा रहा है। 5, वेयर इफेक्ट टू एन ऑर्डर, आपको 254 का जो ऑर्डर है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर होता है, ये आपको दिखा दूँ। उसके बाद लेट्स गो बैक टू 153। 153 ये कह रहा है अब आगे कि वेयर इफेक्ट टू एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 250, 254, 50 CIT अपील ऑर्डर, 254 अपीलेट ITAT ऑर्डर, 260,
262, 264, इन ऑर्डर्स का, जो हायर अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स हैं, इनका ऑर्डर का इफेक्ट दिया जाना है, हायर कोर्ट्स, हायर जो ट्राइब्यूनल एक्सेट्रा, उनके CIT अपील्स, इनका जब इफेक्ट दिया जाना है, इज टू बी गिवन बाय द असेसिंग ऑफिसर होली और पार्टली अदरवाइज दैन बाय मेकिंग फ्रेश असेसमेंट। अगर इसका इफेक्ट बिना किसी फ्रेश असेसमेंट करे दिया जाना है या बिना किसी रीअसेसमेंट को करे दिया जाना है, सच इफेक्ट शैल बी गिवन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। तो जो इफेक्ट देने का टाइम है वो 3 महीने का है, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें कि वो जो ऑर्डर है वो रिसीव किया जाता है, या फिर 263 या 264 का है तो उसको पास किया जाता है बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। यानी यह 3 महीने का समय है ऑर्डर गिविंग इफेक्ट देने का, जब कोई फ्रेश असेसमेंट नहीं करना है, और जब फ्रेश असेसमेंट करना है तो 12 महीने का समय है। Provided that where it is not possible for the assessing officer to give effect to such order within the aforesaid period,